अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। आप लोगों ने जो है अपने आप को अपने दिल की किरचियाँ कल रात से अगर बिखरी हुई चुन ली हो तो मंडे का आगाज़ जो है आपका बहुत अच्छा हो। मैंने ना पाकिस्तानी टीम के हवाले से एक बात सोची हुई है कि अपनी फीलिंग्स जो है, बस देखना है मैच देखना है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैच देखती हूँ, दिल में एक ख्वाहिश भी होती है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अटैच नहीं करना पाकिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि मेरी सेहत, मेरा खून, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे नाखून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वो सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती टेंशन ले लेके, क्योंकि अगर इनके साथ हमने दिल लगा लिया तो हमारे खून का रंग रेड नहीं ब्लैक हो जाएगा जल जल के। तो इसलिए जो है आप सब भी अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करें और मंडे मॉर्निंग का आगाज़ करें। उम्मीद करते हैं आपकी मंडे मॉर्निंग बहुत बेहतरीन किस्म की गुजरी होगी। हुमायूं का आप लोगों ने पूछना होगा कि वो हमारे साथ नहीं है। मे बी द ट्रैफिक और पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह मैचेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से रूट्स भी लगते रहते हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है वो लगते रहते हैं, तो इसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा लेट हो गए। अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प है। दो ख़वातीन जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए था। तो ज़ैनब की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं टॉपिक बताऊंगी, फिर उनको भी हम इस कन्वर्सेशन में डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। आपके जो कपड़े हैं, मतलब शर्ट का जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा है, बैलून इसको स्लीव्स कहते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक ब्लॉगर हैं, पहने होते तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो यार। इस तरह की एक और भी आपकी शर्ट थी जिसपे वो, तो तब मैंने आपको ये बात बोली थी, वो भी समर पता नहीं, मुझे इस तरह याद नहीं है कलर, लेकिन मैं तब आपको कहा था कि ये वाले स्टाइल जो है ना आपने कहा, यस बिल्कुल आई रिमेंबर। अच्छा ज़ैनब, इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज़ करूँ, मैंने एक शख्सियत का बहुत शुक्रिया अदा करना है। मिसेस जुल्फ़िकार जी वो फ्राइडे को आई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, मैं जा चुकी थी। अगर आप मुझे कॉल कर देती या इम्तियाज़ को या हमारी टीम के किसी भी मेंबर को एक मैसेज भी ड्रॉप कर देती तो मैं ज़रूर आपके लिए रुक जाती यहाँ पर। और वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बच्चे के लिए जो है वो 2 हैंड निटेड रॉम्पर्स लेके आई हैं, और मुझे इतने खूबसूरत लगे हैं, वो इतने खूबसूरत लगे हैं। मैं ज़रूर आपके साथ उसकी पिक्चर्स बल्कि आज ही जाके उसको पहनाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल सर्दियाँ एंड होने वाली हैं, तो ऐसा ना हो कि वो एंड हो जाए और वो ना पहन सके। तो मैं उसको पहनाऊँगी, पिक्चर लूँगी और आपको ज़रूर भेजूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी उसकी पिक्चर कि वो कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुझे पता है ये वो सारी मोहब्बतें हैं जो मैंने आप लोगों को दी हैं, तो अब वो इन रिटर्न मेरे बच्चे को मिल रही हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने जो अपनी फीलिंग्स लोगों में इन्वेस्ट की, उसका जो रिटर्न है वो खदीजा के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी ज़ैनब, कमिंग बैक टू यू, एक टॉपिक जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ, वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। राह चलते हुए हरासमेंट का सामना करना। रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक सिग्नल पे खड़ी हुई थी और जैसे ही मैं चलने लगी तो 3 लड़के जो हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ भी अभी नहीं निकली थी, वो मोटरसाइकिल पे बैठे थे और मोटरसाइकिल उनकी मेरी गाड़ी के आगे गिर गई। ठीक है। तो मैंने जो है एकदम से ना बिस्मिल्लाह इस तरह करके, और मैं ना यूं करके देखने लगी कि ठीक है, लगी तो नहीं, क्योंकि और लिटरली आप यकीन करें 13, 14, 15 साल से ज़्यादा उनकी उम्रें नहीं होंगी। तो मैं बीइंग लेडी के मैं इनकी ट्वाइस एज हूँ, तो मैं उनको ज़रा कंसर्न से देख रही। तो मैं शायद तैयार हुई थी ऑफिस के मेकअप की वजह से, तो उन्होंने मुझे देखा। फिर उसके बाद वो मेरे घर के करीब तक आए और मुस्तकिल, मतलब कभी कहीं से आए गाड़ी को डैमेज करने के लिए, कभी कहीं से आए, और मुझे बहुत ज़्यादा मोहताज जो है वो गाड़ी चलानी पड़ी। और उसके बाद फिर मैं इवन ये कि मैं अपनी स्ट्रीट में भी नहीं मुड़ी, इस डर से कि ये लोग मेरा घर ना देख लें। और फिर मैं थोड़ी आगे चली गई और फिर मैं मार्केट में जाके रुक गई, और रुकने के बाद फिर मैं वापस आई अपने घर की तरफ। तो ये मेरे साथ पिछले दिनों हुआ, जो चीज़ मैं भूल चुकी थी कि कभी टीन्स में हमारे साथ ऐसा होता था। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ, और उसके अंदर क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए ख़वातीन के पास कि वो क्या करें? अच्छा, मेरी अम्मी जो है, क्योंकि अब्बू हमारे हम यहाँ पे नहीं होते थे, तो अम्मी ने बड़ा हमें स्ट्रॉन्ग करके जो है ना बड़ा किया। ख़ास तौर पर मेरी बड़ी बहन, तो वो मेरी समझ लें कि मेरी 2 माएँ थी, एक मेरी बड़ी बहन और तो वो बड़े हमेशा ना मुझे प्रोटेक्ट करती थी, और कभी भी मैं अकेली नहीं जाती थी कहीं भी बाहर। तो अम्मी ने हमेशा मुझे ये बात बोली थी कि अगर रास्ते चलते कुछ ऐसा हो, जैसे गाड़ी रुकती है, कुछ होता है, तो वहीं से पास पत्थर उठा के रख के और मेरी अम्मी ने ये काम किया हुआ भी है। मतलब मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि वहीं से पत्थर उठाओ कि और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और एक अम्मी ने ये चीज़ बात बोली हुई है
जो मेरे यहाँ पे बैठ के मैं अपनी बेटी को भी बात बोलती हूँ कि अगर वैसे तो वो जाती नहीं है बाहर, लेकिन अगर कभी बड़ी हो और ऐसा हो तो वो वाला रास्ता इख्तियार करो जो बेशक लंबा हो लेकिन वीराना ना हो। हाँ, रश वाला हो। और वो रश वाला हमेशा ये होता है कि बहुत वीराना, तो गलियां होती हैं, तो अम्मी कहती है कभी भी बेशक देर से घर आ जाओ लेकिन ऐसा रास्ता चुनो जो बहुत वो हो। तो इसी तरह बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी है जिसको मैं हमेशा याद करके मैं अपनी बहन के साथ हंसती हूँ। लेकिन ये है कि अम्मी, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो आपकी मदर होती है, उनको अपनी बेटियों को इस तरह से नॉलेज देनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि अच्छा इस टाइम पे, क्योंकि कुछ लड़कियां मैंने खुद देखा है बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि इस मोमेंट में क्या करना है, क्या एक्ट करना है, वरना वो डर के सहम जाती हैं और फिर वो उन अगले इंसान को ये बात पता लग जाती है कि अच्छा अब ये मौका है, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जब अगले इंसान को पता लग जाए ना कि डर रही है तो वो और डराते हैं। अच्छा ज़ैनब, रेसिपी की तरफ आते हैं, क्या बना रहे हैं आज? व्हाइट सॉस पास्ता बन रहा है। व्हाइट सॉस पास्ता बन रहा है। चिकन के जो फिलेज हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े मजेदार से। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आप लोगों के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक स्पेशल मेहमान। होप करते हैं कि उस वक्त तक हुमायूं भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। आप लोग भी अपना कोई वाकया शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ कीजिएगा कि इस तरह की सिचुएशन जब लड़कियों के साथ होती है तो उनको किस तरह से आगे से रिएक्ट करना चाहिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और से। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबको एक और सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से कि किस तरह से बहुत दफ़ा उनको सड़क पे चलते हुए हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ और आप लोगों ने आगे से रिटेलिएट किया हो या उसको टैकल किया हो तो आप लोगों ने बताना है कि किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आज हम ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। एक और टॉपिक जिसके जो हमारे दिलों से बहुत ज़्यादा करीब है वो विमेन हेल्थ के हवाले से है और एजुकेशन के हवाले से। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन को अगर हम ड्राइंग रूम सिटीज़ की हद तक देखें तो मिल जाती हैं आसानी से, लेकिन वैसे जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ पिंडी, इस्लामाबाद, ट्विन सिटीज़ या पाकिस्तान पूरा कह लें, वहाँ पे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनमें एक स्टेक होल्डर जो है वो फैसल टाउन है। जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है उसी तरह वो ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से काम कर रहा है बल्कि हेल्थ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो। और हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ उनका जो है वो रियल स्टेट डेवलप हो रही है वहाँ वहाँ उन्होंने सारी सहूलियात जो हैं वो अपने रहने वालों को फराहम की हुई हैं कि ऐसा ना हो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हेल्थ के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से तो उनके बच्चों को या उनकी बीवियों को या उनको खुद बहुत दूर जाना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जहाँ भी सोसाइटीज़ बने वहाँ पर ये एलिमेंट ज़रूर रखना चाहिए। इसी चीज़ को आज हम हाईलाइट करेंगे कि किस तरह से फैसल टाउन का जो इनिशिएटिव है वो हमारे काम आएगा आगे जाके। हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी वो लोग अपनी सोसाइटीज़ डेवलप करेंगे वो इस चीज़ को साथ में लेकर चलेंगे। इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस है विमेन हेल्थ के हवाले से और वो काम कर रही हैं और रिसर्च के हवाले से भी उनका बहुत काम है। तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर ज़ारा अरशद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हम काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि आप हमारे पास आएँ। डॉक्टर साहिबा आपने थोड़ा सा ऐसे होकर बैठना है, परफेक्ट। अच्छा, हम काफ़ी ऐसे से चाह रहे थे आप हमारे पास आए। विमेन हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक आइस ब्रेकिंग सवाल जो मैंने अपने ऑडियंस से भी पूछा था, ज़ैनब से भी पूछा था। हमारे साथ बाज़ औक़ात सड़क पे चलते हुए हरासमेंट का लड़कियों को सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ख़वातीन हमारे जैसी होती हैं जो उसको टैकल कर लेती हैं, किसी न किसी तरह उससे उस सिचुएशन से गुजर जाती हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ हमें स्क्रीन के वहाँ से देख रही होंगी जिनको नहीं पता कि किस तरह से सिचुएशन से गुजरना है। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो और आपने किस तरह से उसको टैकल किया हो तो वो ज़रूर शेयर करें। एक नहीं बेतहाशा हुए होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिटी और डिपेंड करता है। और अगेन आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप हैं कहाँ पे, बाज़ार है या स्कूल, इवन स्कूल कॉलेजेस अब तो वो भी दे आर नॉट अवे फ्रॉम हरासमेंट। बट अगर कोई टिप हो कि क्या करना चाहिए तो वो हमेशा से पेरेंट्स ने सिखाई होती है बच्चियों को, स्टे अलर्ट एंड ऑलवेज रिंग अ बेल। किसी को बता दें, आसपास कोई हो जिसको आप अलर्ट कर दें कि कुछ होने वाला है।
और अगर कुछ ऐसा हो तो डोंट बी वेरी अनकॉन्फिडेंट इन द सिचुएशन, ट्राई टू हैंडल इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। भागने चिल्लाने से चीखने से कोई सॉल्व नहीं हो जाती सिचुएशन, लेकिन यू हैव टू बी वेरी अलर्ट विद व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट कैन बी द रिस्क, और आप उस रिस्क से बच कैसे सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हरासमेंट वाली सिचुएशंस में से निकलना इतना मुश्किल नहीं होता है अनलेस पावर इम्बैलेंस हो सिचुएशन में। तो दैट वुड बी माई से ऑन दैट। मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे रहे होंगे, बताना बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाएगा। नहीं, कोई एक आधा आप शेयर कर सके जिसमें आप ये भी बताएं कि मैंने इसे ऐसे टैकल किया था। मैंने टैकल एक्चुअली नहीं किया था, मेरी मदर ने टैकल किया था। वो मेरे पीछे थी, उन्होंने देख लिया था। अच्छा। उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने रुके बगैर सब कुछ रोक के वहीं पे एक अच्छा खासा चपेट रसीद किया था बंदे को इन द मिडल ऑफ द बाजार। अच्छा। तो आई रिमेंबर दैट वेरी वेल। उस टाइम हम छोटे थे खैर, बट ओवर द ईयर्स आफ्टर आई ग्रू अप तब ऐसे इश्यूज इतने मेरे साथ पर्सनली हुए नहीं, बिकॉज अपेरेंटली आप जिस तरह चल रहे होते हो, जिस तरह जा रहे होते हो, यू गिव अ सर्टेन ऑरा एज वेल। इफ यू आर बीइंग वेरी सॉफ्ट समटाइम्स, you are also sort of coming in the eye for people to harass you. But if you have this वो very सोचते हैं इनको strong, हरास करना बड़ा आसान है, इनके पास पहुंचना बड़ा you आसान don't have to give that vibe. Try ये करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए पब्लिक प्लेस में हो तो ऐसी सख्त किस्म की आपकी बॉडी लैंग्वेज हो कि कोई ऐसा कोशिश ना करे पहली चीज़। लेकिन इवन देन ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो उनको टैकल करने का फिर इवेंचुअली यही तरीका है, स्टे अलर्ट एंड रिंग अ बेल। किसी को बता दें, आसपास किसी को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहिबा आपने बताया कि किस तरह से इस सिचुएशन को जो है वो टैकल कर सकते हैं। हम विमेन हेल्थ पे आते हैं। हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं, अगर हम ड्राइंग रूम सिटी से थोड़ा बाहर निकल जाएं, पहले उसकी बात करते हैं कि वहाँ पर बहुत मुश्किल है ख़वातीन के लिए अपने उन मराकज़ तक पहुँचना जहाँ पे उनको हेल्थ की तमाम तर फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो इस हवाले से ख़वातीन को क्या करना चाहिए, या वो थोड़ी सी खुद इक्विप्ड हो जाएं, किस तरह चीज़ें करनी है जिस तरह के पुराने ज़मानों में होता था कि ख़वातीन जो हैं वो घरों में बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी सेहत का ख्याल कर लेती थी, या फिर जो मराकज़ हैं वहाँ पे ऐसी लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद होनी चाहिए जो उनको गाइड कर सकें, किस तरह से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? तो बेसिकली बोथ। सेल्फ अवेयरनेस होगी तो पता चलेगा कि इशू क्या है, हेल्थ इलनेस में क्या इशू चल रहा है, वो पता चलेगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आएगा कि वो हेल्थ सेटअप क्या है। तो द आंसर वुड बी सिंपली कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो हमने ख़वातीन को अवेयर करना है कि उनके मसले हैं क्या, अगर मसले हैं तो उन मसलों का क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कैसे एक्सेसिबल है। मसला तो यहाँ पे आता है कि हमारे पास चीज़ें होने के बावजूद हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली इन ऑल द रूरल कम्युनिटीज़ फॉर वुमेन। उनको अगर पता चल भी जाए कि हमारा ये इशू है एंड वी नीड टू गेट अ गुड हेल्प फॉर दिस, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते कि वो कहाँ जाएंगी वो बिल्कुल अवेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम BHUs की भी बात करें तो बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ जाना भी चाहते हैं, जिनको पता हो कि सच में आपको कब BHUs में जाना पड़ता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, रूरल कम्युनिटीज़ के लोगों में अगेन वो डिजीज़ के उस स्टेज पे हमारे पास आते हैं जब डिजीज़ ऑलरेडी बहुत आगे जा चुकी होती है, काम खराब हो चुका होता है। विद प्राइमरी हेल्थ केयर हम उस चीज़ को काफ़ी पहले पकड़ सकते थे। डॉक्टर ज़ारा, आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो आपने रिसर्च बेस भी हमारे साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो शेयर करने हैं कि भाई इस तरह से पाकिस्तान में जो है वो होता आ रहा है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी फ़ोन कॉल्स खुल चुकी होंगी। आप लोग भी कॉल करके डॉक्टर ज़ारा से कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाएगा, एक और सब में हलीमा और हमारी के साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पे उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहिबा आपका इस पर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इसकी रिसर्च में, तो हमें ये भी बताएं कि मेंटल हेल्थ और फ़िज़िकल हेल्थ कितना इंटरलिंक्ड है एक तो एक दूसरे से, और क्या फिर फ़िज़िकल हेल्थ कभी कभी ख़राब होने की वजह से भी इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, या दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? पहले हमें कॉल ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ सवाल लेके आऊँगी। शाज़िया जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी केबल तो नहीं आ रही? ओहो अच्छा। हाँ, मैंने बस वैसे ही कॉल की है, तो इनसे पूछना था कि UTI हो जाए तो क्या करना चाहिए, UTI इंफेक्शन।
ठीक है, मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब आपने कुछ पूछना है उनसे? नहीं पूछना, लेकिन आप फोन पे, ठीक है आप फोन पे ही रहें, डॉक्टर साहब अभी जवाब देती हैं। जी डॉक्टर साहब। सो यूटीआईज बेसिकली बहुत कॉमन है फीमेल्स में, बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो जनरली इसलिए जल्दी हो जाते हैं बिकॉज हमारा जो फीमेल्स का जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो द इन्फेक्शन गोज अप वेरी क्विकली। मेल्स में थोड़ा सा लेट होता है। बहुत कॉमन है और उसका सबसे पहले तरीका ये होता है कि आपने एक तो पानी ज़्यादा पीना होता है, हाइड्रेशन इंश्योर करनी होती है ताकि जो भी छोटे मोटे माइक्रोब्स हैं वो निकल जाएं जनरली। एंड देन वी हैव सम क्रैनबेरी जूस सप्लीमेंट्स जो हम देते होते हैं जब किसी को यूटीआई या बर्निंग मिक्सचरेशन हो रही हो। दो चीज़ें ये होती हैं, लेकिन इफ़ इट्स प्रॉब्लमैटिक, साथ में फीवर हो या कोई और सिस्टमैटिक सिम्टम्स हों, तब हम पेशेंट का यूरिन आरई करवाएंगे। उसका टेस्ट होगा बाकायदा, टेस्ट में देखा जाएगा कि कितना इन्फेक्शन आ रहा है, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट होगी बेसिकली, जो कि 5 से 7 दिन चलती है यूजली। लेकिन अगर बहुत लंबा प्रोलॉन्ग चल रहा होता है तो फिर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं उसका हम, और फिर उसकी उसी तरह से ट्रीटमेंट लंबी होती है, तो इवेंचुअली इट हैज़ टू कम डाउन। अच्छा, मुझसे जो है वो पीसीआर में पूछा आपने, तब जल्दी पानी खत्म कर लिया, वो डॉक्टर साहब ने जैसे ही कहा ना हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, मैंने घटा पानी जो है वो पिया। लेकिन डॉक्टर साहब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या करें, प्रिकॉशंस लें जिससे यूटीआई हो ही ना? गुड हाइजीन एंड अ लॉट ऑफ वाटर, 2 थिंग्स। ठीक है। और उसके बाद ये कि इफ़ यू रियली फील लाइक कि आपको इन्फेक्शन अब होने लगा है तो यू स्टार्ट टेकिंग मोर वाटर इमीडिएटली। यस, समटाइम्स यूजुअली इन्फेक्शन इतना आगे नहीं जाता कि एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े, यूजुअली 2-3 दिन में वो। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पहले 1-2 दफ़ा हुआ, हाँ, और उसके बाद अब हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि हम जैसे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़े उससे भी हो जाता है, हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे फैसिलिटी मौजूद ना हो और हमें जो है वो थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़े वॉशरूम जाने के लिए कि घर आके करेंगे, वहाँ तब भी हमें हो जाता है, तो उसके लिए फिर क्या है अगर सेंसिटिव हो चुके हैं? बिल्कुल, जैसे मैं कह रही हूँ अगर बार बार होते हैं यूटीआई तो हम जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं, फिर इवेंचुअली उनके ट्रीटमेंट होते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है। बेहतर ये होता है कि अगर बार बार हो रहे हैं, लाइक एक ही महीने में 3-4 एपिसोड हो रहे हैं, दैट इज़ अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा इशू, तब आपको उसको एवेल्यूएट फर्दर करवाना चाहिए। 2 टेस्ट होंगे या एक ही होगा यूरिन आरई, एंड देन उसके हवाले से उसके बाद आपको मेडिसिन बेहतरीन हो गया। डॉक्टर साहब हम मेरे सवाल की तरफ आ जाते हैं जो मैंने पूछा था कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कितनी इंटरलिंक्ड है ख़वातीन की? बहुत ज़्यादा। द गुड थिंग इज़ कि अभी हम एटलीस्ट इन चीज़ों पे बात करें, पहले तो हमने मेंटल हेल्थ को साइड पे ही रखा हुआ था, फिजिकल हेल्थ पे ही बात होती थी, कभी ये नहीं सोचते थे कि स्ट्रेस की वजह से बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट नाउ इट इज़ नोन फैक्ट, साइंस प्रूव करती है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का टाइम है कि दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, वाइस वर्सा भी होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या यू नो हाउ टू कीप अ गुड बैलेंस ऑन इट इज़ दैट कि आपने रेगुलरली अपने इमोशंस को, अपने मूड को, अपने ख्यालात को चेक में रखना होता है। मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी निगलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ख्याल बहुत आते हैं, मूड रोज़ चेंज होता है, बट क्या आपका मूड या आपकी स्ट्रेस लेवल्स पिछले कुछ अरसे में रेगुलेटेड चल भी रहे थे या नहीं? 1 महीने का अगर आप स्पेक्ट्रम देखें अपना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह फिज़िकल हेल्थ, यू वुड नो कि आपको कितने अरसे से कोई एक दर्द चल रहा है, कितने अरसे से कुछ बार बार कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। इवेंचुअली जब सारी चीज़ें क्लस्टर होना शुरू हो जाती हैं, इट मीन्स दोनों में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस चल रहा है, तो दैट्स अ गुड टाइम टू सी अ डॉक्टर। डॉक्टर साहब जो बातें आपने कही हैं, मेरे ख्याल से 99% ख़वातीन को चाहिए वो डॉक्टर को जाके विजिट करें। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मिल जाएगा एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह डॉक्टर ज़ारा जो है बता रही थी मेंटल हेल्थ के हवाले से, मेरे ख्याल से हम जैसे ही यहाँ से शो ख़त्म करेंगे एक एक चक्कर जो है ना डॉक्टर ज़ारा के पास हम मारना शुरू कर देंगी तमाम तर ख़वातीन। अच्छा डॉक्टर ज़ारा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं उनके इश्यूज़ तो हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इश्यूज़ क्या हैं जो एड्रेस करना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वो लेट आती हैं? ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन थोड़ा सा मसला हो तो आ जाए ताकि डॉक्टर उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, जिससे आपने शुरू में भी कहा था कि बहुत लेट आते हैं जब तक केस ख़राब हो चुका होता है।
अच्छा, बहुत वास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और लिस्ट ऑफ आइटम्स आ सकते हैं, फिर आप बोलेंगे कि सबको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। लेकिन जनरली ऐसा है कि वुमेंस हेल्थ हम लोग जितना इम्पोर्टेंस देते हैं एज डॉक्टर्स, उतना वो बंदा नहीं देता जो पेशेंट खुद है। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ आ ही तब रहा होता है जब वो बात बहुत लेट पहुंच चुकी है या बहुत अरसे से उसको तंग कर रही है। ठीक है। सबसे कॉमन चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़, एक तो एनीमियाज हैं, क्योंकि फीमेल्स में खून की कमी एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम रहता है। दूसरा हड्डियों और पट्टों के दर्द, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, टायर्डनेस, बर्नआउट, क्योंकि हम लोगों के घरों में जो माहौल होता है उसमें यूजुअली ख़वातीन इतने काम कर रही होती हैं कि वो रेस्ट के बगैर ओवर एंड ओवर दे आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे एवरी अदर डे। उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता है, कोई कैथारसिस नहीं मिलती है, अब रेस्ट करने का वो वाला टाइम जिसको हम मी टाइम बोलते हैं नहीं मिलता है, तो वो फ्रीक्वेंटली बर्न आउट के चक्कर में इवेंचुअली क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तक पहुंच जाती हैं, जिसमें वो फटीग इतना पक्का हो चुका होता है कि इसको ख़त्म करना मुश्किल होता है और फर्दर एवेल्यूएट करना पड़ता है। उसके अलावा अगर कोई खातून है जो प्रेग्नेंट हो, उस टाइम उस हवाले से प्रीनेटल चेकअप्स और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत निगलेक्टेड है। इवन दो अभी हम इस्लामाबाद में बैठ के बात कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को मैं देखती हूँ एट माई सेटअप, वहाँ पे आसपास बहुत सारे गांव हैं और इवन दो हम इस्लामाबाद के बिल्कुल एडजेसेंट गांव हैं ये, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे 8-8 महीने गुजार लेते हैं विदाउट एन अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात है। हालांकि अभी सबको पता है कि अब कोई प्रेग्नेंट हो तो आपने पहले महीने में ही एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है ताकि आपका प्रीनेटल चेकअप कंटिन्यू रहे, बट अभी भी लोग हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती डॉक्टर्स के पास। दिस इज़ अ रियलिटी। इसके अलावा पोस्ट मैटरनिटी केयर, किसी का बेबी हो गया है उसके बाद उस खातून ने अपना कैसे ख्याल रखना है, ये उससे भी ज़्यादा निगलेक्टेड है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि अब तो बेबी हो गया है, उसके बाद छोड़ दो। जनरली सबने बिल्कुल ही छोड़ा होता है। ऐसे लगता है जैसे ख्याल औरत का नहीं उस बच्चे का रखना था, और अब जो चूंकि वो डिलीवर हो चुका है तो अब उसका ख्याल रखो, औरत का ख्याल वो खुद ही रख लेगी। ये अनफॉर्चुनेटली भूल जाते हैं हम शायद, और थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं शायद इन चीज़ों को, बट जनरली यही चीज़ है जो बाद में इवेंचुअली बड़े मेजर प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों के प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। फिर जब फीमेल बड़ी एज की हो जाती हैं, जब वो मेनोपॉजल एज में पहुंचती हैं, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, वो एक अलग टाइम है उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बनने का। अगेन बहुत निगलेक्टेड है, क्योंकि मेनोपॉज के बारे में तो बात भी कोई नहीं करता है। नोबडी वांट्स टू इवन डिस्कस द टॉपिक। चले हम मैटरनिटी और पैटर्निटी से तो आगे निकल आए, मेनोपॉज तक जाते हैं तो कोई बात नहीं करता इन बारे में। उस एज की ख़वातीन में एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। वो जब भी हमारे पास आती हैं यही कुछ इश्यूज होते हैं मोस्टली, लेकिन नेवर एवेल्यूएटेड नॉर डू दे वांट टू टेक अ ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर सारा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जब भी हम इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, हम अपने घरों में भी ये प्रैक्टिस देखते हैं कि जब कोई कह रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, तो उसकी इवैल्यूएशन जो है वो घर पे होना शुरू हो जाती है। आज तुमने ये काम किया था तो शायद इसलिए हो रहा है, आज तुमने यूं कर लिया था तो इसलिए हो रहा है। कभी ये नहीं कहा जाता कि अच्छा ये हो रहा है, 2 दिन हो गए होते हुए तो चलो डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कभी ये जुमला नहीं सुना। बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन का हम नाम लेना शुरू कर देते हैं। छोटी शेर वाली गोली से हम आगाज़ करते हैं और उसके बाद उससे हैवी पेन किलर पे उससे हैवी पेन किलर, और फिर रिसेंटली मैंने अपनी बहन को ये कहते हुए सुना कि ये पेन किलर मुझ पर असर नहीं करती। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि ये कौन सी पेन किलर है जिसका मैंने नाम नहीं सुना हुआ था, जिसके बारे में वो कह रही थी कि ये मुझ पर असर नहीं करती। तो इट मीन्स कि वो इतनी प्रोन है लेने की, लेकिन हम नहीं कहते कि चलो डॉक्टर के चलते तुम्हें ये मसला क्यों हो रहा है। तो हमारे जैसे लोग जब नहीं करते तो फार फ्लंग एरियाज में हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग कह रहे हो। बिल्कुल सही बात है, उनके पास अगेन एक्सेस भी तो कम होता है, ये बात एक फैक्ट है अनफॉर्चुनेटली। हम इसमें 2 बातें, आपने 2 बहुत अच्छी बातें की। पहली चीज़ ये कि डॉक्टर के पास जाना कब है, दूसरी चीज़ ये कि सेल्फ मेडिकेशन। एक तो सेल्फ मेडिकेशन जनरली हम तो बहुत स्ट्रिक्टली सबको बताते हैं कि प्लीज़ आप आके एक एडवाइस ले लिया करें दवाई पे, हम बता देंगे, हमें कोई हरज नहीं। अक्सर हम औकात पेशेंट्स को ऐसे ही बता देते हैं, इवन विदाउट द फी पेमेंट्स एंड ऑल। छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जब वो सब कुछ खुद कर रहे होते हैं और वो खुद ही डॉक्टर बने होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ऑनेस्टली, एक तो काउंसल करना भी और उनका ट्रीटमेंट करना भी। दूसरा ये कि फॉर एवरी अदर पेन इफ़ यू स्टार्ट गोइंग टू अ डॉक्टर, वो भी तो एक गलत बात होगी। दैट वुड बी लाइक डॉक्टर शॉपिंग, क्योंकि अपने हर डॉक्टर को दिखाना है वो दर्द जो छोटा सा है। जनरली ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे स्मॉलर पेन्स एंड ऑल, हर दर्द को इवैल्यूएट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली अगर वो दर्द इतना लंबा हो चुका है कि वो 4-5 महीने से ज़्यादा जा रहा है, 6 महीने तक जा रहा है, आ रहा है बार बार, उसका कोई पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ अ गुड टाइम कि आप एक डॉक्टर से उस पर ओपिनियन लें। अ लॉट ऑफ टाइम सच पेन्स आर नॉन प्रॉब्लमेटिक, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका ज़रूर इवैल्यूएट करवाना चाहिए। बिल्कुल
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें जो है हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी सिर्फ ख़वातीन के हवाले से बात की जा रही है, मर्द हजरात को भी उतने ही मसाइल का सामना है, उनको भी उतने ही स्ट्रेसेस हैं, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर उसी तरह से है, हार्ट डिजीज़ उनमें ख़वातीन से कई ज़्यादा परसेंटेज के हवाले से बहुत ज़्यादा है। उनके हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो भी कभी कभी अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, हालांकि उनको घर पे बहुत ज़्यादा VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, लेकिन शायद उनको घर वाले ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनको भी एक डॉक्टर के पास जाना होता है। When is the right time to go to a doctor? या फिर आपको वो जो सर दर्द रोज़ाना हो रहा है, आपने सोचना है कि यार नहीं ये मैं 2 घंटे ऑब्वियसली ट्रैफिक में फंस के आता हूँ, ये उसका है, या आपने कहना है कि नहीं ये कुछ डिफरेंट है, किस टाइम उनको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसा ना हो हम सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात करते रहें तो वो कहें कि नहीं जी हमें भी तो ये इश्यूज़ होते हैं, जो कि वाकई हैं। सो जनरली अगर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए फॉर सच थिंग्स, जनरल जो हम एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन होती है आपने हर साल एटलीस्ट एक दफ़ा एक डॉक्टर को विजिट तो करना है। पाकिस्तान में हमने कभी गाइडलाइन सेट की नहीं है इन चीज़ों की अनफॉर्चुनेटली, बट बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ हम प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, 6 मंथली चेकअप होता है आपका, जनरल चेकअप, उसमें आप बीमार नहीं होते हो, यू आर जस्ट गोइंग टू अ डॉक्टर बिकॉज 6 महीने हो गए और आपने अपने रेगुलर टेस्ट और एक एवेल्यूएशन करवाना है। उसमें डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि 6 महीने में कोई ऐसी चीज़ थी जो अलार्मिंग थी या नहीं, अगर थी तो बता दें, नहीं थी तो वेल एंड गुड, 6 महीने बाद देखेंगे, अगर थी तो विल फर्दर एवेल्युएट। बेसिकली होना तो ये चाहिए, ये पाकिस्तान में होता नहीं है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। कॉल करके आप लोग डॉक्टर ज़ारा से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अभी बात करने वाली हूँ सोशल मीडिया पे जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग सारी मेडिकल कंडीशंस के, उसके हवाले से हम लोग आजकल क्या करते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा हम लोग गूगल पे एतबार करते हैं। गूगल डॉक्टर के पास हम लोग चल जाते हैं कि जी इस चीज़ में क्या करना चाहिए, इस चीज़ में क्या करना चाहिए, वहाँ पे से जो इन्फॉर्मेशन हमें आधी मिलती है, जो हम परसीव भी सही तरह करते हैं या नहीं करते, वो लेके हम अपना इलाज खुद ही शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, इससे कितने केसेस ख़राब होते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि जी गूगल हमने किया था, उस पर लिखा हुआ था तो हमने तो ये दवाई लेनी शुरू कर दी, अब हम क्या करें, अब ये तो ख़राब हो गया मसला। बेतहाशा एवरी अदर डे। और आपको लगता है कि शायद कुछ अनप्रिविलेज कम्युनिटीज़ से लोग आएंगे ऐसे मसलों के साथ, लेकिन प्रिविलेज कम्युनिटी से भी लोग आते हैं इन्हीं मसलों के साथ कि किसी ने मुझे ये दवाई बताई थी और मैंने खा ली, हालांकि इट हैज़ नो लिंक टू व्हाट द करंट प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट वाज। ठीक है। और वो खा रहे हैं और उनका बेसिक रिक्वेस्ट ये होती है कि ये दवाई हम पे असर नहीं करी, वो तो वैसे का वैसा है, तो जाहिर है वो दवाई उस चीज़ के लिए थी ही नहीं, आपके दोस्त को शायद किसी और चीज़ के लिए दी जा रही थी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डिफरेंट काम करती हैं एक साथ, तो ये बहुत कॉमन है, आई एग्री। लेकिन इसमें यह भी है कि जब हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन रिपीट करें कि एंड में क्या था? मैं ये कह रही थी कि भाई सोशल मीडिया से वो लेके आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन और फिर काम खराब हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब कोविड आया था, हमने किसी डॉक्टर की कोई बात सुनने से इनकार कर दिया था। हमने सुनना वो था जो व्हाट्सएप कह रहा था, हमने सुनना वो था जो हमें इंस्टाग्राम कह रहा था, और हमने वो सुना था जो गूगल पे रैंडमली ऐसी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। नन ऑफ दीज आर द राइट सोर्सेज फॉर सच इन्फॉर्मेशन। आपने सच में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही ये इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, क्योंकि ओनली दैट पर्सन कैन एवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज़। सोशल मीडिया इतना वास्ट है, हम लिमिट नहीं कर सकते उन चीज़ों को जो वहाँ चल रही हैं। एवेल्यूएट ज़रूर कर सकते हैं, एक नज़र रख सकते हैं कि क्या चीज़ कितनी सही और कितने गलत तरीके से बताई जा रही है, लेकिन जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है सोशल मीडिया का, वो उसको कितना सीरियसली ले रहा है, ये हम ज़ाहिर एज डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके सारे मिथ्स बहुत पक्के हो चुके होते हैं। अब उनको जब डॉक्टर ऑन द क्योंकि वो उन्हीं के हिसाब से इतने ऐसे से जी रहे होते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल कर लें, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स। ये भी अब हमने जैसे ही डॉक्टर हमें दवाई लिख के देते हैं ना, आप ये ले लें, हम उसको गूगल कर लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये मैंने एक दिन एक डोज ले चुका हूँ, हाँ मुझे डिजीनेस हो रही है, हाँ मेरी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी ड्राई हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो होती है तो हमें वो चीज़ नज़र आने लग जाती है। तो ये भी कितना नुकसानदेह कि हम हर चीज़ को साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। देखने में हरज नहीं है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फील करना इज गेट्स अ लिटिल ओवरबोर्ड समटाइम।
हम पेशेंट को जब भी दवाइयाँ देते हैं ऐसी जिनका हमें पता होता है ऐसा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, हम उसको पहले से बताते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो वापस आएँ, ताकि हम दवाई चेंज करें या रोक दें। अच्छा। इमीडिएटली जब भी किसी दवाई का रिएक्शन होता है तो पहला स्टेप ये होता है यू हैव टू स्टॉप द मेडिकेशन, या फिर डॉक्टर को जाके बताएं डोज एडजस्ट होती है या दवाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका ऑल्टरनेटिव मिलेगा। एटलीस्ट बताएं तो सही, एज्यूम नहीं करें, हम बताने के लिए बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। दूसरा ये अगेन सोशल मीडिया वाला जो पॉइंट था, मैंने खुद अपनी एक टीम के साथ रिसर्च की थी अबाउट सम मिस इन्फॉर्मेशन ऑन टिकटॉक, क्योंकि वीडियो बेस्ड कंटेंट में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो देयर वाज अ टीम विद माय ओन टीम, दुबई के कुछ स्टूडेंट्स थे, बाकी कुछ पाकिस्तान से भी थे। दे वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट के आई डोंट नो कोई एस्थेटिक प्रोसीजर था, उसके हवाले से कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है। एंड वी ऑल नो हाउ एस्थेटिक्स इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो बहुत गलत बताई जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि हम वो रेगुलेट तो करते नहीं है एस्थेटिक्स को पाकिस्तान में। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग टू नो कि वास्ट अमाउंट ऑफ द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया जो इस तरह की चीज़ों से रिलेट करता है वो मिस इन्फॉर्म्ड है। जो कंज्यूमर वो समझ रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर है जी, एहसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर देखने वालों को, आपके मेहमान सबको गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी हमेशा टॉपिक लाती हैं, बहुत अहम बात है। और मैं शुरू में ये कहूँगा कि सिर्फ डॉक्टर का इंतखाब देखभाल के और मशवरे से ना करें, बल्कि जिस क्लिनिक में होती है या बड़े शहर के अस्पताल में भी अगर आपको जाना है तो उसके बारे में मालूम कर लें कि उस अस्पताल की क्या कनेक्टिविटी है और जो मुतालिका सहूलतें होनी चाहिए क्या वहाँ मैसर है नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहबा जी, ये भी एक मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आए छोटी मोटी बीमारियों के लिए कि फैमिली फिजिशियन, एक तो फैमिली फिजिशियन के मुताबिक थोड़ा बताएंगे वो क्या कौन कौन सी चीज़ें देख सकता है, और दूसरे जो हमारे यहाँ कंसल्टेंट होते हैं जो मुख्तलिफ फील्ड के न्यूरो कार्डियो या जिगर मैदा वगैरह के जो कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट हैं, और फिर सर्जन के हवाले से कि जब इनसे किसी का वास्ता पड़ता है तो इन फैमिली फिजिशियन या कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट सर्जन के हवाले से कौन सी चीजें और आपस में जो वहाँ दिखा चुका हो या जा चुका, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जरा बताएं। लेकिन क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए आमतौर पर, और अस्पताल के हवाले से लेकर मालूमात कर रहे हैं तो कौन सी बुनियादी चीजें मालूमात करें कि भाई वहाँ वो ये सहूलतें हैं, और जैसे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो उसके लिए कौन सी सहूलतें हैं या जनरल सर्जरी है, ये जरा मालूमात लोगों को भी हो जाएगी, हमें भी हो जाएगी। बड़ा मेहरबानी जरूर बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एहसन, बहुत अच्छा आपने सवाल किए। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मसला हो तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर होता है जो कि एक जनरल फिजिशियन होता है, हम भाग के उसके पास चले जाते हैं। कौन कौन से मसलों के लिए उनके पास जाना चाहिए और कौन कौन से मसलों के लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कि नहीं भाई ये इनकी डोमेन से बाहर है? ठीक है। अच्छा, ये अगेन थोड़ा सा लंबा जवाब होगा इसका। ठीक हो पहली गया। चीज़ है कि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियन और स्पेशलिस्ट केयर में फ़र्क क्या क्या होता है। जो फैमिली फिजिशियन होता है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में या तो एज अ पर्सन जिसने फैमिली मेडिसिन में कोई डिग्री डिप्लोमास या फिर कोई सर्टिफिकेट्स किए होते हैं। जो जनरल फिजिशियन है वो यूजुअली इंटरनल मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है इन पाकिस्तान, जिसने बेसिकली FCPS किया होता है, और उसके बाद बाकी स्पेशलिस्ट। ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉक्टर होता है वो यूजुअली हम लोगों के लिए जनरल प्रैक्टिशनर होता है। वो बंदा आइदर एक सिर्फ MBBS होता है, उसने कुछ सर्टिफिकेट्स किए होते हैं, अभी तक पढ़ रहा होता है, थोड़ा सा जूनियर होता है। लेकिन इन माई ओपिनियन एंड इन ओपिनियन ऑफ मोस्ट सीनियर्स इट इज़ बेस्ट टू आस्क देम फॉर एन ओपिनियन। हैं तो वो डॉक्टर है, एटलीस्ट आपको गाइड करेंगे कि ये मसला किस सिस्टम का है, क्या आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या क्या आप इंटरनल मेडिसिन के पास फर्दर आपको बता देंगे ताकि वो होलिस्टिकली मैनेज हो जाए। तो क्वेश्चन उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आती कि किस डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी ये है कि डॉक्टर्स खुद समझा नहीं पाते कि अच्छी तरह से कि आपका जो मसला है उसके लिए कितने चक्कर लग सकते हैं डॉक्टर्स के पास। समटाइम्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हमें सच में एक ही पेशेंट की एक ही डिजीज़ के लिए उसको 3-4 डॉक्टर्स को दिखाना पड़ सकता है। क्या ये चीज़ पहले डॉक्टर ने पेशेंट को समझाई थी या नहीं, वहाँ पे आता है प्रॉब्लम। हमारे सेटअप में डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता कि मरीज़ को इतना समझा पाए। अनफॉर्चुनेटली ये काम पे जनरल प्रैक्टिशनर के ऊपर आ जाता है कि जब वो फर्स्ट टाइम आया था उसको उसी टाइम समझाया जाता कि ये मसला रूमेटोलॉजी ने भी देखना है, पहले ही आपने न्यूरोलॉजी से भी ओपिनियन लेना है, आपने इंटरनल मेडिसिन से भी ओपिनियन लेना है। तो पहले से ही उसको रेडी करके भेजा जाए हॉस्पिटल कि ये 3 किस्म के डॉक्टर्स हैं,
तीनों के इनको पास आपको जाना ज़रूर पड़ेगा। दिखाना है या ज़रूर नहीं दिखाना, या पहले इंटरनल मेडिसिन से पूछ लें उनका क्या ओपिनियन है। अगर वो कहते हैं फर्दर एवेल्यूएशन के लिए आगे चले जाएं, वरना नहीं जाएं। ये हो चीज़ अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा निगलेक्ट की जाती है, क्योंकि जब पेशेंट 4 डॉक्टर्स के पास ख्वार होकर वापस आता है, मसला वहीं का वहीं होता है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ऐड हुई होती है। तो इट डजंट हेल्प अस एट ऑल अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग भी है कि डॉक्टर्स जो है वो रेफर भी नहीं करते। ये इसमें गलत मैं करते हैं, पूछूंगी करना आपसे। चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो शख्स हमारे साथ मौजूद होगा जिसका अभी तक हम यहाँ पे ब्रेक्स में बाकायदा जिक्र कर रहे थे कि वो अगर यहाँ होते तो इस सवाल का ये जवाब देते, इस सवाल का ये जवाब देते। तो मौजूद होंगे अपनी शख्सियत के साथ उन सवालों के जवाब देने के लिए। कहीं बच जाएगा एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ रहे। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुबह में। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। मैं थोड़ी सी देर हो गई मुझे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इस वजह से मैं, आप समझ सकते हैं क्या किया होगा मैंने, क्यों नहीं उठ सका मैं। सो इसलिए आई एम रियली सॉरी। आपको पता है मैं पिछले 2 हफ्ते से जो है वो आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए पार्डन। बड़ी बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। कमिंग टू यू डॉक्टर ज़ारा, मैं जब बैक स्टेज पे था तो मैं सुन रहा था, ऐसे ने बड़ा खूबसूरत एक सवाल पूछा था। उसने कहा था कि हाउ कैन वन, पता नहीं मैंने सही समझा है कि नहीं, बट मेरा सवाल यही है, हाउ कैन वन मेक श्योर कि डॉक्टर जो है वो सर्टिफाइड हो डॉक्टर, क्योंकि अभी आपको नहीं पता होता। कभी कभी मैं बड़े मजे की बात है, पता नहीं कल परसों किसी ने मुझसे कहा कंपाउंडर कोई लफ्ज है, ठीक है, कंपाउंडर ही होता है, कंपाउंडर होता है वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, कंपाउंडर होता है, कहते हैं वो बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। बट हाउ कैन यू मेक श्योर कि देखिए हर तरह का डॉक्टर भी तो अच्छा नहीं होता। ये हो सकता है जो डॉक्टर आप जिसके पास आपको जाना चाहिए, जिस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, यू आर गोइंग टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिस अस्पताल में आप मौजूद है, क्या उस छत के नीचे सब कुछ है? यस, जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूँ उस छत के नीचे सर्टिफाइड डॉक्टर्स एंड हाउ दे मेक श्योर दे आर सर्टिफाइड? यस राइट। सो इफ अगर आप ऐसे सेटअप में हैं जो बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं, द बिग सेटअप्स, तो फिर आपको इस चीज़ की कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि वो उनकी एडमिन और एचआर का काम है कि वो जो डॉक्टर वहाँ बैठा है वो सर्टिफाइड हो, मेक श्योर करें वो। तो आपकी टेंशन तो कम है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड सेटअप, तो ये तसल्ली रखें डॉक्टर की डिग्री जायज़ होगी, डॉक्टर का काम भी आता होगा, और ये हो सकता है कि डॉक्टर के ओपिनियंस में डिफरेंस हो, लेकिन अदरवाइज डॉक्टर सर्टिफाइड होगा। अगर आप किसी ऐसे सेटअप में जा रहे हैं जो छोटा सेटअप है, अनरजिस्टर्ड सेटअप है, जिससे जैसे आप बात करें कंपाउंडर्स की जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, वो सारे अनरजिस्टर्ड सेटअप्स होते हैं जिनको हम क्वाइक्स भी बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ कंपाउंडर्स तक लिमिटेड नहीं है। डिस्पेंसर भी डॉक्टर बन जाते हैं, नर्सेज भी डॉक्टर बन जाती हैं, लैब टेक्नीशियंस भी डॉक्टर बन जाते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में भी कॉमन है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सवाल ये भी है, जब हम फार्मेसी वाले के पास जाते हैं, ये हमारा रूल है, हमारी काउंसिल कहती हैं कि एक डॉक्टर होना वहाँ पर ज़रूरी है। एक फार्मेसी के पास एक डॉक्टर होना, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर होना, या फार्मासिस्ट होना, फार्मासिस्ट होना, थैंक यू, आई वाज नॉट फाइंडिंग द वर्ड, फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। बट हम जब भी जाते हैं, मैं जब भी किसी केमिस्ट वाले से पूछता हूँ, वो कहते हैं जी अभी बाथरूम गया, अभी वो निकला है, अभी छुट्टी करके गया है। दे नेवर हैव इट, क्योंकि कभी कभी आप ऑन काउंटर कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। मैं कॉलर लेता हूँ सिमाप की, उसके बाद आपसे ये सवाल करेंगे कि हाउ यू कैन रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सिमाप। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं के लिए देर आयत दुरुस्त आयत। मैंने सोचा कि अहमियत बढ़ा रहे हैं अपनी कि और देर करूं, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं, अहमियत तो वो बढ़ाता है जिसकी अहमियत ना हो। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुमायूं अगर यहाँ मौजूद होता तो उससे ज़्यादा पता लगता कि हमने कितनी ऑन एयर तो बात की है, लेकिन ऑफ एयर हमने कितनी बात की है, ये भी उनको पता लगना चाहिए था कि हम लोग मुस्तकिल आपके बारे में बात कर रहे थे। बहुत बिल्कुल वही कह रहे ना कि वो मुसलसल हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अहमियत तो बढ़ रही है ना। बिल्कुल। और हलीमा इज लुकिंग लाइक पटाखा। वाओ, थैंक यू सो मच। आपने एक दिन पहले खुद ही कहा था कि मैंने पटाखा रेड कलर पहना हुआ है, तो मैंने यस आई रिमेम्बर, मैंने पिछली दफा। सिमाप आज आपने कौन सा रंग पहना हुआ है? मैंने येलो।
डर्टी लड्डू पीला कलर। डर्टी फेलो। ज़ैनब कैसी लग रही है? ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ जैनब ने रेड नहीं पहना लेकिन लुकिंग लाइक वाओ अच्छी लग रही है जैनब भी, Thank you लेकिन so रेड much. पहनती तो मैचिंग हो जाती। नहीं, असल में ज़ैनब ने जो है वो रेड इस वजह से नहीं पहना, मैं बता देती हूँ, क्योंकि हुमायूं ने रात को मैसेज किया कि मैं ब्लैक पहनूंगा, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितने ब्लैक कपड़े हैं वो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, तो ये दिस वाज द लास्ट वन जो जिसमें थोड़ा ब्लैक भी था, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब भी बड़े खुशरंग पहनावे में हैं और इतनी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है कि मैं अपना सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। जी जी। क्योंकि डॉक्टर बिस्मीन का मैं इंतजार कर रही थी कि शायद आप उनको दोबारा बुलाएं, क्योंकि She's मेरा left for UK. सवाल- She's not here. She has left जी, for जी, UK. Yeah. मैंने कहा कि अगर कभी वो आती तो मैं उनसे सवाल करती, लेकिन डॉक्टर साहब भी बहुत काबिल हैं और बहुत अच्छे से बता रही हैं, और जिस तरह से वो ये बता रही हैं ना कि पेशेंट्स को ये मेडिसिन 7 डेज लेनी चाहिए, तो ये हर डॉक्टर के लिए जरूरी है। काश ठीक है। हम भी इन तक रसाई हो पाती हम लोगों की भी, तो हम जरूर इनके पास आते। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मेनोपॉज का आपने जिक्र किया, तो अर्ली मेनोपॉज में वो डॉक्टर बिस्मीन के थ्रू पता चला कि ज़्यादा केयर, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है अपने सप्लीमेंट्स के हवाले से। तो सवाल ये था कि वो हमें कितनी देर लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन से उकता जाता है ना अमूमन इंसान, तो अगर हम 1 माह ले लें तो फिर हम कितना गैप दे सकते हैं, और वो ठीक भी है। बताइएगा कि कौन सी बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे you थोड़ा so सा much, ब्रेक thank लेते हैं, you so ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर ज़ारा से इस सवाल का जवाब चाहेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे लगता है कि जो कॉफ़ी मुझे इन्होंने दी है कि चूल्हा यहाँ कहीं पड़ा हुआ है करीब, बस चूल्हे से निकाल के डायरेक्ट कप में डाली है। इतनी तत्ती चाय मैंने ज़िंदगी में नहीं पी, लेकिन ठंडी दे कहते हैं मसला है। लेकिन जब ठंडी देते हैं तो ये मसला होता है कि ठंडी है अब तत्ती है, तो ये मसला हो गया। ये हुमायूं, होना चाहिए ना, what is थोड़ा the सा matter रख with के you? चाहिए। डॉक्टर ज़ारा, मैंने आपसे कहा था वापस आके मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। नहीं, पहले आप मुझसे माप का सवाल पूछ लेना, फिर आप जी आप से माफ कर, मेनोपॉज वाला। मेनोपॉज का, अच्छा उन्होंने पूछा ये था कि मेनोपॉज की मेडिसिन कितनी लंबी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जनरली तो वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती हैं, बीच में छोड़नी नहीं होती हैं, क्योंकि मेनोपॉज का मतलब भी ये है कि बॉडी से वो हार्मोन्स नहीं बन रहे। अगर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे तो वो लॉन्ग टर्म चलती हैं, 2-3 साल तो कहीं नहीं गए उसके। अदरवाइज अगर वो जनरल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इवन देन फॉर जनरल सप्लीमेंट्स 3 मंथ्स इज़ द मिनिमम गुड टाइम टू टेक दैम। तो 1 महीना लेके सप्लीमेंट्स छोड़ देने से कोई नुकसान नहीं होगा, बट फॉर द बेस्ट इफेक्ट इट्स बेटर टू कंटिन्यू देम फॉर अच्छा एटलीस्ट 2 डॉक्टर to साहब, आपने 3 कहा months। 2-3 साल तो वो कहीं नहीं गए लेनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फर्क ना पड़े तो फिर क्या करें? यूजुअली बहुत सारे लोग तो लेते भी नहीं है मेडिकेशंस, रेकमेंडेड ज़रूर है, और फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड द मेडिकेशंस एंड कैन कंटिन्यू कंप्लायंस विद द मेडिकेशंस, ठीक है। उनको लेनी चाहिए और लॉन्ग टर्म लेनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर ठीक हो। मेनी। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, प्रिकॉशनरी मेजर्स की थोड़ी सी बात करते हैं। फार्मेसी वाला सवाल मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूँ, मैं वो आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की पूछ लूँ। कभी कभी हमारे अंदर कुछ कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं या हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसमें वाइटामिन की कमी हो सकती है, जिसमें आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जो आप फूड से पूरी नहीं कर पाते, तो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं। एक तो अब 30+ वाला मुझे लगता है ब्रैकेट पीछे चला गया। अब आप 30+ नहीं, अगर आप 25+ हैं तो आप स्टार्टेड टेकिंग सप्लीमेंट्स, आप गोलियां लेना शुरू करते हैं। सो क्या हर वाइटामिन की गोली, हर वो जो मल्टी वाइटामिन हम एक ले लेते हैं फ्रॉम द काउंटर, हम कहते हैं कि जी ये है और एक ले ली मल्टी वाइटामिन, एक गोली रोजाना खा ली, क्या ये ठीक है कि नहीं? इसकी फ्रीक्वेंसी डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाइटामिन या उसका एक्सेस हो जाना भी नुकसानदेह है। दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑनेस्टली, क्योंकि मल्टीविटामिन्स हमने इतने ज़्यादा देने और लेने शुरू कर दिए हैं कि अब हमारी वो जो लाइंस थी ना ऑफिस की रिकमेंडेशन क्या है, वो सब तो अब ब्लर हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि डॉक्टर्स खुद भी नहीं सोचते और वो दे देते हैं मल्टीविटामिन्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट नीड मल्टीविटामिन्स। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप अच्छा खाते हैं, आपके घर में अच्छा खाना पीना मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गुड, ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं तब देयर हैज़ टू बी एन आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी, ताकि हम उसके लिए विटामिन स्टार्ट करें। ठीक है। लेकिन बिकॉज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो हम मल्टीविटामिन्स जनरली खुद ही स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा मल्टीविटामिन्स मिले, वो डॉक्टर्स ने तो नहीं शुरू किए होते हैं, वो उन्होंने खुद ही शुरू किए होते हैं। तो लेने में हर्ज कोई भी नहीं होता,
लेकिन ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है जो आपको डिफाइन करे कि 25 के बाद ये विटामिन जरूर बिकॉज खा मैंने लो, विटामिन 30 डी के का बाद टेस्ट ये विटामिन करवाया जरूर खा और लो। मुझे सबने कहा तुम्हें विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कहते हमारा तो 5 आ रहा है, कोई कहता हमारा 9 आ रहा है। हाँ। मैंने कहा मेरा तो 1 होगा, फिर वो 0.1 होगा। मैंने जब करवाया आई वाज 25 तो दैट्स गुड। which was like 30 करीब था। Yeah. तो I was at good point। तो मुझे मैंने कहा अगर मुझे सबने कहा नहीं तुम वैसे ही लेना शुरू कर दो विटामिन डी, मैंने कहा नहीं until unless मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा मैं नहीं लूंगा, because I think I might not need it। और वही हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन was on point, my everything was on point। तो मैंने कहा चलो मैं एक मल्टीविटामिन की टैबलेट डेली ले लूंगा। अगर आप +30 हैं या +25 है तो एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना, कहते हैं कि अगर आप वो यूटिलाइज करना नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप मल्टीविटामिन अपनी जगह असर कर रही हैं जिन्होंने वो करना है। जो मल्टीविटामिन से जो चीज़ें जा रही हैं बॉडी को, जिसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही है वो वहाँ जा रही है, उसका एक्सरसाइज से एग्जैक्टली कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। आजकल एक नया मिथ ये भी है कि मल्टीविटामिन लेने से वेट गेन होता है। आई डोंट नो कहाँ से आती हैं ये बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू टेक मल्टीविटामिन बिकॉज यू मे हैव अ डेफिशिएंसी और यू हैव एन आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी, उसको कवर करने के लिए अच्छा डॉक्टर विटामिन ज़ारा, आपने एक बात कही कि डॉक्टर्स को भी कभी कभी पता नहीं होता, वो भी ऐसी मल्टीविटामिन लिख के दे देते हैं कि अच्छा ठीक है जी आप ले लेंगे। एक और चीज़ जो डॉक्टर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो नहीं मानते कि किसी दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या वाकई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसकी वजह से उनको चेंज भी कर देना चाहिए, या फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए, वो साइड इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद भी आपको खानी पड़ती हैं? एक कॉलर है, उसके बाद हम सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फरिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फरिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फरिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या पूछना चाह रही हैं? जी डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी 18 इयर्स की है और उसका फेरेटिन लेवल जो है वो 12 आया है। तो 10 से उसकी ऑनवर्ड होती है, बॉर्डर लाइन पे। हाँ जी बॉर्डर लाइन। तो ये मुझे पूछना था कि उसके लिए कोई विटामिन। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 18। 18 साल की है। ठीक ओके, एक सेकंड रुकिएगा, हो सकता है डॉक्टर ज़ारा आपसे कुछ पूछना चाहें, तो द नेक्स्ट वॉइस यू विल बी हियरिंग फ्रॉम डॉक्टर ज़ारा। उनके फेरेटिन के अलावा बाकी टेस्ट हुए थे या सिर्फ फेरेटिन ही हुआ था? विटामिन डी भी हुआ था बट विटामिन डी नॉर्मल था। और हेमोग्लोबिन कितना था? हेमोग्लोबिन भी ठीक था, मतलब लेवल के अंदर था। राइट, ओके, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, जनरली अगर सिर्फ फेरेटिन बॉर्डर लाइन पे हो, हेमोग्लोबिन वगैरह ठीक चल रहा है, हम बाकी आयरन स्टडीज़ करवाते हैं। अगर सब कुछ नीचे आता है तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनीमिया हम उसके साथ आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है। अगर वो सिर्फ बॉर्डर लाइन पे है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपनी डाइट इंप्रूव करनी है और आयरन रिच फूड ज़्यादा खाने हैं, तो जनरली दैट वुड बी मोर देन इनफ। वो सारी चीज़ें खाएं जिनमें आयरन ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे सवाल की तरफ आ जाओ। मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं ज़ैनब से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि पालक पनीर अगर आप बना दें जल्दी, पालक, आलू और वाइट चावल, अगर ये आप बना। आलू या पनीर? नहीं, अब तीनों चीज़ों की बता रहा हूँ ना, आलू पनीर और पालक और वाइट चावल। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा कॉम्बिनेशन सुना है मैंने। पालक आलू बना लो या पालक पनीर बना लो। बस ठीक है, ओके डन। तुम क्या बनाओगी? पालक आलू बनाऊंगी। ठीक है। पालक गोश्त बनाओ फिर। हाँ, पालक गोश्त आलू, पालक गोश्त डिसाइड आलू। कर लेते हैं कि हमने क्या हम करना है। पंजाबी है भाई, हम पालक गोश्त खाते तो हैं। पालक गोश्त और आलू, बड़ा आलू, वाइट चावल भी उसके साथ। हाँ white ठीक चावल है, भी डन ठीक हो है, गया। done। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। ये अचानक वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हलीमा हैज अ क्वेश्चन बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक एंड आई थिंक आई एम गोना पास मैं ऑन दैट। भूल गई। दैट्स ओके, आई एम गोना पास ऑन दैट। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, एक चीज़, अगर आपको कभी कभी ज़रूरत ऑपरेशन की होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते, आपको ये कहते हैं कि अस्पताल जाना है अपने दूसरे वाले में, और फिर आपको होता है कि यार दिस टाइम, वो आपको देखिए फॉर इंस्टेंस जैसे 10 मिनट का रास्ता क्लिनिक का है और 15 मिनट का रास्ता ही आपके पास हॉस्पिटल का है, यू टेक अ चांस टू गो टू अ डॉक्टर, बट आपको कहता है कि आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू गेट एन ऑपरेशन इंस्टेंटली। सो इजंट इट ओके कि आप डायरेक्टली पहले किसी क्लिनिक से बेहतर है आप हॉस्पिटल में जाएं जहां आपको एक ही रूप में सब चीज़ें मिल जाएंगी एज यू आर इन अ हॉस्पिटल?
That depends on the situation actually. A lot of times बहुत सारे लोगों के पास ये रिसोर्स होता ही नहीं है और ये प्रिविलेज भी नहीं होता कि वो बड़े हॉस्पिटल अगर आप प्राइमरी सिटी में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, अगर आप अपने हॉस्पिटल का बताना चाहें, सो क्या वहाँ पे कार्डियोलॉजी की भी चीजें हल होती हैं, वहाँ पर ब्रेन के लिए भी होती है, क्या एवरी डिपार्टमेंट इज देयर? Yes, we don't have departments because it's a secondary health setup. अभी we were only primary health just last month तक, अभी हमने secondary पे अपडेट किया है, अपग्रेड किया है. So we have doctors all the time, but क्योंकि एक जनरल और ये टाउन प्रैक्टिशनर के अंदर है हॉस्पिटल? Yes. किस जगह पे है? फैसल टाउन. और इसके अंदर है वो? यार गुड यार, दैट्स वेरी द गुड. टाउन हैज इट्स ओन हॉस्पिटल, तो उस एरिया को बेसिकली वही एक एरिया यही हॉस्पिटल कवर कर रहा है. अच्छा. जनरली क्योंकि उधर 24 घंटे आपको एक जनरल प्रैक्टिशनर मिलेगा. अगर आपको उससे फर्दर डॉक्टर की ज़रूरत है तो वी लेट यू नो दैट आपको कहाँ रेफ़र करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस हॉस्पिटल जाना चाहिए, या थोड़ी देर शाम तक वेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो उसी रूफ के अंदर हो जाता है जब कंसल्टेंट्स शाम को आते हैं. ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. ऑलराइट. और बिकॉज़ अगर कोई खुदा ना खास्ता आपको स्ट्रोक होता है या आपको कोई चीज होती है तो देन यू रन नियर द जो नियर क्लिनिक है आपका. yes. बट आई थिंक यू शुड डायरेक्टली गो टू अ हॉस्पिटल रादर देन गोइंग टू अ क्लिनिक एंड वेस्टिंग. अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है बाय एनी चांस, अगर आपको इतनी अवेयरनेस थी कि ये स्ट्रोक के साइंस है, तो येस यू शुड रन टू द हॉस्पिटल. अगर नहीं पता है तो जो भी करीबी क्लिनिक है वहाँ डॉक्टर से पूछ लें कि क्या जाना चाहिए या नहीं. मोस्ट ऑफ ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर जो भी आपके करीब हो वहाँ क्योंकि ड्रामों में तो मैंने यही देखा, वो कहते हैं आपने देर कर दी, वो कहते हैं आपने देर कर दी, तो वो देर ना करे और आप. अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी है और हमने किचन में भी जाना है. डॉक्टर साहब आप किचन में हमारे साथ हम कॉलर भी ले. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक. आजो. और मुस्कान आपकी आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र. आप बताओ. अल्लाह का शुक्र. खदीजा कैसी है? खदीजा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं, कलर बड़ा सूट कर रहा है आप पे. बहुत शुक्रिया बच्चे, थैंक यू सो मच. आप भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही हैं. थैंक यू. जरा हाथ हिला दी. अब खाना भी आज मैं आपकी तरफ हूँ खाने में. दोपहर का लंच आपकी तरफ है. जा रही है ना आप किचन में? दोपहर का लंच आपकी तरफ है. ठीक है. क्या बताया इन्होंने? जैनब भाई अस्सलाम वालेकुम. ज़ैनब आपको सलाम नहीं, मुझे आवाज नहीं. क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. ठीक. वली भाई क्या पी रही है चाय? बाय बाय कर दी. बाय बाय. तुम्हारा मेरा है ताल्लुक, कोई रिश्ता? क्यों क्यों नहीं है? बस भाई मुझे याद है सारी पिछली पुरानी कॉलें. सारी कॉलेज आ जाओ ना. फर भाई को भी मेरा सलाम कहना. ठीक है. फारूक भाई को उनके घर वालों ने कभी सलाम नहीं दिया, तुम सलाम दे रही हो. वो दिल का दौरा ही ना पड़ ये बात तो ये उनका नाम फखर है. फर भाई तो कह दिया आपने. दिन कहा था फर भाई ने बहन भाग जाओ, इसने मेरे कहा वो मेरे भाई है नहीं, इसलिए. फखर भाई की वैसे जो उम्र है ना, तुम्हें बेटी बनना चाहिए था, पर चलो बहन बन जाओ. अच्छा, वो वली भाई बात सुनी थी आपसे. तो अभी क्या कर रही थी देर से? हम क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं. लूडो खेल रहे हैं. भाई से मेरा मैसेज है ना हसनैन भाई को. क्या मैसेज? क्या मैसेज है हसनैन भाई को? वैसे कुछ ये हर बात के आखिर में है क्यों कर रही हो? कह रही है मेरा मैसेज देना है. बताओ क्या मैसेज है? ये मेरा फेवरेट लफ्ज है. उनका कहना कि मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने कॉल कर दिया करे. अल्लाह ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा. आमीन आमीन. अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हम जी रेसिपी की तरफ चलते हैं. जी मैं रेसिपी बता देती हूँ. व्हाइट सॉस पास्ता की. यहाँ पे जो है बोनलेस चिकन मैंने 750 ग्राम लिया. स्ट्रिप कटिंग में या क्यूब कटिंग में जो है आप चिकन को ले सकते हैं. चिकन पाउडर यहाँ पे 1 खाने का चम्मच, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च इसके अंदर जो है वो 1 खाने का चम्मच जाएगी. लहसुन के जवे फ्रेश आपने यूज़ करने 3 अदद चॉप किए हुए. मैदा 4 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा खाने का चम्मच, क्रीम 1 कप, चेडर चीज़ 1/4 कप, दूध 2 कप, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 4 अदद, गाजर जो है 1 अदद जाएगी. ऑप्शनल है, आप गाजर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं. तेल जो है 1/4 कप और मक्खन 3 खाने के चम्मच. अच्छा जी, रेसिपी का मेथड मैं ये बता दूं कि मक्खन के अंदर मैंने चिकन जो है वो स्ट्रिप कटिंग में या क्यूब कटिंग में मैंने ऐड कर दी थी, और उसके बाद जो है लहसुन के जवे मैंने ऐड किए. या वो पहले आप ऐड कर लें या बाद में, जैसे ही वो हल्के से ब्राउन हो तो आप चिकन ऐड कर सकते हैं. उसके बाद आपने काली मिर्च और जो रेड चिली है वो, और नमक, चिकन पाउडर ये ऐड कर देना, और शिमला मिर्च डालनी है. अगर गाजर डालना चाहें तो ऑप्शनल है, आप गाजर डालें, वरना आप उसको स्किप करके आप मशरूम्स ऐड कर सकते हैं. और उसके बाद जब आप देखेंगे मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, उसमें बन गया है, तो आपने मैदा ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून, क्रीम और दूध डालनी है, और बहुत अच्छा सा थिक सा जो है एक मिक्सचर बन जाएगा. थोड़ी सी रेत खाई है. अच्छा, मैं बर्तन नहीं साफ करती. और उसके बाद जो है दूध जैसे वो थिक सा हो जाए तो आपने पास्ता बॉईल करके वो ऐड कर देना है, तो आपका जो व्हाइट सॉस पास्ता डन हो गया. हमारे साथ कॉलर है जी मिसेस नजम. अस्सलाम वालेकुम. मजे का है. बहुत अच्छा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मिसेस नजम क्या पूछना चाह रही हैं?
मैं अपनी बेटी के लिए डॉक्टर साहिबा से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जी मैम जरूर। शी इज 15 years old और मुझे हाइट इज हार्डली 5 feet। तो मुझे उसका पूछना था डॉक्टर साहिबा से कि इज इट पॉसिबल कि अभी किसी भी तरीके से वो इंक्रीज हो सके, उसकी हाइट बढ़ सके, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है। एक तो बस आपने ये करना है कि आपने कभी भी उसके सामने नहीं कहना कि उसकी हाइट छोटी है, प्लीज। नहीं नहीं, ये मैं उसके सामने नहीं कहती हूँ, बट मैं ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत कम टाइम है, डॉक्टर साहिबा जल्दी से बता सकती है। नहीं, फर्दर इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, एक डॉक्टर को दिखाना। तो कहाँ आ जाए वो? कहीं भी किसी भी आपके अपना हॉस्पिटल बोले डॉक्टर। हमारे पास आएंगी फैसल टाउन में, हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसल टाउन। वो कहाँ पर है? ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को भी दिखाएंगे और पीडियाट्रिशियन को भी करीब जो है फैसल टाउन है, वहाँ पे हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जो ब्रांच है वहाँ पे डॉक्टर साहिबा सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मौजूद होती हैं, वहाँ पे आप उनको दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक और सुप। थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर डिलीशियस फूड। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much. Thank you.